डोर बेल बजने की आवाज पे फरीहा चौंकी और उकताहट भरे अंदाज में बाहर की तरफ देखा। ना जाने कौन आ गया था। इस वक्त शाम होने को थी और वो किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। वो किचन से निकलकर बाहर की तरफ आई और मेन गेट की तरफ बढ़ी। इस वक्त घर पे वो अकेली थी और इसे ही दरवाजे पे जाके देखना था। कौन है? दरवाजे के करीब रुक इसने दबी आवाज में पूछा। ये हसन फारूक का घर है। चंद लम्हों के सुकूत के बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से भारी मर्दाना आवाज में पूछा गया था। जी यही घर है उनका। आप कौन हैं? क्या काम है उनसे? हसन इसके शौहर का नाम था। इसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और वो बया कर इस घर आ गई थी जहां वो दोनों रहते थे। छोटा सा ये बंगला उन दोनों के लिए काफी था। मैं इसका दोस्त हूँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते रहे हैं। आमिर नाम है मेरा, इसने कहा तो फरीहा तजब्जुब में पड़ गई कि दरवाजा खोले। आ नहीं, हसन घर पे नहीं था। देखे मेरे शौहर घर पे नहीं है। बिलाखिर वो बोली, भाभी फिक्र ना करे, मेरी इससे बात हो गई है। वो बोला आते वक्त मैंने कॉल की थी इसे, वो कराची में है ना। हाँ, फरीहा ने कहा और चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद दरवाजा खोल दिया। सामने लंबे कद और कदरे साफ रंगत का जाजिब नजर नौजवान कांधे पे एक छोटा सा बैग लटकाए खड़ा था। इसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। फरीहा को इसका चेहरा शनासा लगा, शायद वो उनकी शादी में आया था। अस्सलामु अलैकुम भाभी। शुक्र है दरवाजा खोल लिया आपने, वरना मुझे लगा यहीं से वापस लूटा देंगी मुझे, इसने खुशदिली से मुस्कुराते हुए कहा और अंदर आया। फिर जरा चौंक कर फरीहा की तरफ देखा। इसकी नजरों में तब्दीली को फरीहा ने महसूस किया और वो कदरे बोखिलाई। इसने दोपट्टा नहीं पहन रखा था और नंगे सर ही दरवाजे की तरफ आ गई थी। अब वो इसे गहरी नजरों से देख रहा था। आ जाएं आप। वो इसे लेकर ड्राइंग रूम में आई। बैठ जाए, यहाँ मैं आती हूँ। इसे वहीं बिठाकर वो अपने कमरे की तरफ आई और एक दोपट्टा उठाकर पहना और हसन को काल मलाई। हेलो, क्या बात है? हसन ने काल पक करने के बाद खुरदरे लहजे में पूछा था। कैसे हैं आप? फरीहा ने तहम्मुल से कहा। वो हमेशा इससे तल्ख लहजे में ही बात करता था। फरीहा को नहीं याद था कि कभी इसने नरमी से बात की हो। ठीक हूँ, क्यों फोन किया है तुमने? जल्दी बताओ, मैं काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं मेरे पास, वो उकताए हुए से अंदाज में बोला था। आपके एक दोस्त आए हैं, आमिर पहुँच गया वहाँ। हसन ने इसकी बात काटी थी। फोन इसे दो। जी अभी आए हैं, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, फरीहा ने कदरे इत्मीनान से कहा। वो इसका दोस्त ही था और बात करके आया था। मेरी बात कराओ इससे जल्दी, हसन ने कहा तो फरीहा ने फोन लाकर ड्राइंग रूम में बैठे आमिर को थमा दिया। वो दोनों आपस में बात करने लगे। लगता था काफी बेतकल्लुफी थी। आमिर इसे कई अलकाबात से भी नवाज रहा था। कई मिनट बात करने के बाद आमिर ने फोन उसकी तरफ वापस बढ़ाया। वो सोफे के करीब ही खड़ी थी। फरीहा ने फोन कान से लगाया। सुनो, हसन कह रहा था, ये मेरा बहुत खास दोस्त है, मैं भी कई बार उनके घर जाता रहा हूँ। इससे यहाँ कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? आखिर में इसका लहजा सख्त हो गया था। ये शायद कुछ दिन यहीं रहे, तुम ख्याल रखो इसका, तब तक मैं भी खुद को इजाहेगा। ठीक है, फिक्र ना करे, मैं उनके लिए गेस्ट रूम खोल देती हूँ। ठीक है, इसने कहा और फोन बंद कर दिया। आए मैं आपको रूम में छोड़ आऊं, इसने आमिर से कहा जो सोफे पे बैठा इसे ही देख रहा था। ये तो आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप मुझ जैसे थके हुए मुसाफिर को ठिकाना दे दें, इसने कहा तो फरीहा मुस्कुराई। हसन कई दिनों से कराची गया हुआ था और वो घर में बुरी तरह तन्हाई का शिकार हो गई थी। ये तो टीवी देखती रहती थी या घर के छोटे मोटे कामों में खुद को मसरूफ रखती थी। कभी कभार तो उकता कर दीवारों से बातें करने लगती थी। अब वो आया था तो इससे बात करके इसकी तन्हाई तो कम हो जाती। गेस्ट रूम का दरवाजा खोलकर वो भूरे रंग के कारपेट पर कदम रखती अंदर आई। वो इसके पीछे अंदर दाखिल हुआ था। गेस्ट रूम दरमियाने साइज का था, जिसके एक तरफ डबल बेड था, साथ ही एक साइड टेबल पड़ा था जिसके ऊपर छोटी मोटी चीजें पड़ी थी। सामने ही 2 सोफे रखे हुए थे, एक खिड़की थी जिसपे पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में अटैच बाथरूम का छोटा सा दरवाजा था। ये रहा आपका रूम, आप इत्मीनान से यहाँ आराम करें, हर चीज यहाँ मौजूद है। यहाँ फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें, वो इसकी तरफ मुड़कर बोली जो रूम का जायजा ले रहा था। फरीहा ने इसे देखा। वो काफी पर कशिश मर्द था लेकिन इस वक्त चेहरे पे हल्की सी थकन थी।
इसने इस बात में सर हिलाया तो वो बाहर आ गई और वापस किचन में आकर काम में मसरूफ हो गई, लेकिन इसका जहन जरा सा उलझ गया था। वो मुसलसल अपने मेहमान के बारे में सोचे जा रही थी। अभी इसका हल्का सा तारुफ हुआ था और वो इससे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी। इसे नहीं पता था वो क्यों आया है और किसी होटल में क्यों नहीं ठहरा। इसकी और हसन की दोस्ती कितनी गहरी थी। इससे पहले हसन का कोई दोस्त ऐसे घर पे नहीं आया था। हसन बहुत सख्त गिर मर्द था, लेकिन आज इसने खुद ही इसे घर पे ठहरा लिया। यकीनन उनकी दोस्ती खासी गहरी थी। इसने सोचा शाम गहरी होने लगी थी। वैसे तो वो कुछ भी बना लेती, लेकिन अब मेहमान आया था तो इसकी पसंद नापसंद जरूरी थी। वो यही सोचती किचन से निकलकर उसके कमरे की तरफ आई। दरवाजे के करीब रुककर इसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर दरवाजा लॉक नहीं था और हल्का सा हाथ लगते ही खिल गया। नीमवा दरवाजे से इसकी नजर अंदर आ गई। वो बेड पे चित लेटा सो रहा था। इसने कपड़े भी नहीं बदले थे। फरीहा धीमे कदमों से चलती अंदर आई और बेड से जरा दूर आकर खड़ी हो गई। वो एक हाथ सर तले रखे सो रहा था। सीने में हल्का सा इर्तिआश सांसों की आमद और रफ्त का पता दे रहा था। वो गहरी नींद में था। बाल पेशानी पे बिखरे हुए थे और शर्ट के कई बटन खिले थे। फरीहा को इसे यूं लेटे देखकर अजीब सा महसूस हुआ। इसका गला सूखने लगा था। सर झटक कर वो जल्दी से बाहर निकल आई। न जाने कब उसकी आंख खिली थी। इस्लामाबाद से कई घंटे की फ्लाइट लेकर वो लाहौर आया था और काफी थक चुका था। इसके पापा ने यहाँ एक प्लाट लिया था और पेशगी अदायगी कर दी थी, मगर इसमें कुछ पेचीदगियां पैदा हो गई थी। इसे इस मसले को निपटाना था। आने से पहले इसने हसन को कॉल की थी और इसे बता दिया था कि वो लाहौर आ रहा है। अब वो यहाँ मौजूद था, मगर हसन यहाँ नहीं था। सिर्फ इसकी बीवी थी जिससे वो मिला था और इसे हसन पे रश्क आया था। हसन जैसे मामूली शक्ल और सूरत की बीवी काफी खूबसूरत थी। इसने फरीहा को सादा से हलिये में देखा था जिसमें वो बेहद खूबरू लगी थी। इसने दोपट्टा नहीं पहन रखा था और जवान बदन की उठान ने आमिर को चौंका दिया था। इससे यकीन था कि अगर वो बंद सावर जाती तो इससे नजरें हटनी मुश्किल हो जाती। यकीनन इस घर में कुछ दिन उसके सब्र को आजमाने वाले थे। वो नीम गर्म पानी से शावर लेकर बाहर निकला और शीशे के सामने खड़े होकर शर्ट के बटन बंद करने लगा। कफ इसने पीछे को उड़स लिए थे और उसकी मजबूत कलाइयां दुखने लगी थी। कुछ घंटे की नींद और नीम गर्म पानी के शावर ने इसकी थकन उतार फेंकी थी और वो बेहद फ्रेश हो गया था। दीवार पे लगी घड़ी बजा रही थी। घर की तमाम लाइट्स ऑन थी और किचन की तरफ से खटर पटर की मध्यम आवाजें आ रही थीं। शायद फरीहा वही मसरूफ थी। वो नम बालों को तौलिए से खुश्क करने के बाद कमरे से बाहर आया, किचन की तरफ आया और दरवाजे पे रुक गया। फरीहा इसकी तरफ पुश्त किए किचन की स्लीब पर कुछ बना रही थी। दोपट्टा सर से सरक कर कंधों पर आया था और अब फर्श को छू रहा था। इसने अपीरन बांध रखा था जिसकी डोरियों ने इसकी नाजुक सी कमर के आखिरी हिस्से को जकड़ रखा था। इसने अपने निचले लब को दांतों में दबाया और किचन में आ गया। वो इसकी आहट पाकर मुड़ी थी। उठ गए। अब मुझे लगा अब सुबह ही मुलाकात होगी। अब से वो मुस्कुराई। फिर अजनबी जगह में आप सो नहीं पाए। नहीं सो तो मैं गया था, मगर शायद भूख ने फिर से जगा दिया। वो कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। किचन में खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। मैं आई थी आपके रोम खाने का पूछने, मगर आप सो गए थे। फरीहा ने कहा। ना जाने क्यों इसने नजरें चराई थीं। मेरी पसंद पूछने का क्या फायदा, मैं सब कुछ खा ले तो। बहुत थक गया था तो सो गया। अब फ्रेश हो गया हूँ और भूख भी चमक उठी है। वो फरीहा को देखते हुए बोला, जिसने दोपट्टा बेपरवाही से कंधों पे डाल रखा था और सिया रेशमी बाल कमर की लंबाई नाप रहे थे। हाँ, अब तो आपको मेरी पसंद का खाना खाना पड़ेगा। वैसे इतना बुरा नहीं बनाती मैं, वो बोली। ये तो खा के ही पता चलेगा कि कैसे बनाती हैं आप, इसने शरारत से कहा। फरीहा ने अब्रू सुकेड़ कर इसे देखा था। ठीक है, खा के बताइएगा। वो खाना बर्तनों में डालकर टेबल पर रखने लगी और अपीरन उतार कर खुद भी टेबल की दूसरी साइड पे आ बैठी। दरमियान में सिर्फ टेबल हाइल थी। वो तीखे नैन नक्श वाली लड़की थी, शफाफ रंगत और गुलाबी तरशे हुए होंठ और बड़ी बड़ी सियाह आंखें जो बोलते वक्त जरा छूटी हो जाती थी। किचन में काम करने की वजह से इसकी गर्दन पे पसीने की हल्की सी बूंदें उभर आई थी। वो खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया और वो इधर उधर की बातें करने लगे, मगर उसकी निगाहें बहक रही थी।
एक मौके पे इससे लगा जैसे वो भी उसकी नजरों की आवारगी को जान गई है, मगर अनजान बनी हुई है, ये इसकी गलतफहमी भी हो सकती थी। वो इसे यहाँ आने के मकसद के बारे में बताने लगा। तो कितने दिन रहेंगे यहाँ आप? इसने पूछा था। आमिर चौंका। कई दिन लग जाएंगे, वैसे अगर आपको नहीं पसंद तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा किसी होटल। वो खाना खाते हुए रसान से बोला। नहीं नहीं, आप रहें यहाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी बहुत बोर हो जाती, कोई तो होगा जिससे बात कर पाऊंगी। हाँ, मैं आ गया हूँ आपको कंपनी देने, अब आप अकेली नहीं। लेकिन आप अकेली क्यों रहती हो? मेरा मतलब हसन की फैमिली कहाँ है? हम अलग हो गए थे, शादी के फौरन बाद इस घर में शिफ्ट हो गए जो हसन को कंपनी की तरफ से मिला है, लेकिन हम लोग अब इसे किस्तों में खरीद रहे हैं। आधी कीमत अदा की जा चुकी है, वो इसे बताने लगी। आमिर उसकी मद भरी आवाज सुनता गया। वो इसके बेहद करीबी दोस्त की बीवी थी, मगर उसके बारे में आमिर की सोच यूं इस तन्हाई में बदलने लगी थी। इसका हसन और जवानी इसे बुरी तरह कशिश करने लगे थे और उसकी नजरें फरीहा पर गड़ने लगी थी। इसका दिल इसकी कुर्ब की चा करने लगा और एक अलग है लिपर धड़कने लगा। फरीहा ने कपड़े बदले और दरवाजा बंद करके बेड पे अलयटी बालों को इसने छोटी सी पोनी में कैद कर लिया था। कुछ देर यूं ही करवटें बदलती रही, मगर नींद का नामो निशान न था। जब से हसन गया था वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। इसे डर लगता था, तन्हा घर में रहने से हल्की आहटों पे वो डर के जाग जाती थी। हसन का रवैया इससे हमेशा तज़हीक आमेज रहा था। वो बहुत कम गुफ्तगू करता था, अजीब मर्दुम बेजार इंसान था। फरीहा को नहीं याद था अगर कभी उन्होंने लगातार 5 मिनट से ज्यादा बात की हो। इसे रात को एक खातून के कॉल आ जाते थे, जिन्हें सुनने के लिए वो छत पे चला जाता था। इसने कई बार फरीहा को दबे लफ्जों में बावर कराया था कि इससे शादी में हसन की मर्जी शामिल न थी। उन गिनत रातें फरीहा ने रूकर गुजारी थीं, फिर अपने नसीब पर सब्र कर लिया था। वो दोनों बस जरूरत के तहत ही बात करते थे, लेकिन आज इसके जागने की वजह अलग थी। आमिर को अपने घर में ठहरा कर वो बेचैन हो गई थी। वो इसे निगाहें भर के देखता रहा था, उसके अंदर हलचल सी जागी थी। वो इसे मना नहीं कर सकी थी, शायद जो मोहब्बत और आसूदगी इसे अपने शौहर से ना मिल सकी थी, वो किसी और में तलाश करने लगी थी। उसके बारे में सोचते सोचते ना जाने कब वो सो गई। आमिर की आंख दबी दबी चीख से खिली थी। वो हड़बड़ा कर जाग गया और अपने हवास बहाल करने लगा। इस लम्हे हल्की सी चीख फिर सुनाई दी थी और ये यकीनन फरीहा के कमरे की तरफ से आई थी। वो जल्दी से कंबल परे करके उठा और चप्पल पैरों में पहनकर तेजी से बाहर की तरफ भागा। इसके बेडरूम के सामने पहुंचकर इसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। दरवाजा बंद था। फरीहा, आमिर ने इसे पुकारा था, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, यहाँ कोई है? अंदर से फरीहा की डरी हुई सी आवाज आई थी। कहाँ पे? दरवाजा खोलो। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर। इसकी आवाज हल्की सी आई थी, शायद वो कंबल में दबकी हुई थी और बेहद खौफजदा थी। दरवाजा खोलो, मैं देखता हूँ। चंद लम्हे बाद इसने दरवाजा खोल दियो, अंदर आया और उसके सत्ते हुए चेहरे की तरफ देखा। वो नंगे पांव दरवाजे के करीब खड़ी थी, चेहरा खौफ से पीला पड़ा हुआ था। यहाँ कोई है? खिड़की में वो डरे हुए अंदाज में खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैं सो रही थी कि अचानक से खिड़की खिल गई, बहुत जोर से। वो आंखों में हरास लिए बोले जा रही थी। अच्छा, तुम फिक्र न करो, मैं देखता हूँ। वो खिड़की की तरफ बढ़ा और उसका मुआयना किया। इसका शीशा सही सलामत था और वो खिड़की सिर्फ अंदर से खुलती थी, इसलिए बाहर से इसे तोड़े बगैर खोलना नामुमकिन था। फिर वो कैसे खिल गई? आमिर उलझ गया। तुम इसे वाकई बंद करके सोई थी ना? इसने पूछा। हाँ, मेरी आदत है, मैं दरवाजे, खिड़कियां और लाइट्स ऑफ करके सोती हूँ। ये किसी ने बाहर से खोला है। वो अब भी जर्द चेहरा लिए कमरे के वस्त में खड़ी थी। मगर रात को तुमने अपने कमरे की लाइट ऑफ नहीं की थी, मैंने देखा था, वो बोला। हाँ, मुझे डर लग रहा था, इसलिए रूम की लाइट जलने दी, ऑन रहने दी थी। वो किस आई हुई सी बोली। आमिर फिर खिड़की की तरफ मुतवज्जे हुआ और इसे बगौर देखा और चंद लम्हे बाद वो इसके खिलने का राज समझ गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया। खिड़की अंदर से ही बंद होती और खुलती थी, लेकिन इसका हैंडल जरा सा ढीला हो गया था, जो हुआ के झुंकों से हिलता रहा था और बिलाखर खिड़की खिल गई थी। इसने खिड़की वापस बंद की। मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ, रिलैक्स हो के। खिड़की हुआ से खिल गई थी। हुआ से कैसे खिल सकती है? वो बेयकीनी से बोली और खुश्क होंठों पे जुबान फेरी। किसी ने बाहर से खोली थी और वो अब भी बाहर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इत्मीनान से सो जाओ। उसके साथ यूं कमरे में खड़े रह के आमिर को फिर से बेचैनी होने लगी थी।
वो खौफजदा सी खड़ी थी। सो जाओ, ठीक है, सुबह बात होगी, मैंने देख लिया है, तुम्हें गलतफहमी हुई थी। वो कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगा कि वो इसकी राह में हाइल हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आएगी। खौफ जैसे इसकी आंखों में जिम सा गया था। थोड़ी देर यहाँ रह जाएं या फिर हम ड्राइंग रूम में जाके बैठते हैं, वो मुल्तजी अंदाज में बोली। ठीक है, तुम सो जाओ, तब तक मैं यहीं हूँ, लेट जाओ अपने बेड पे, वो बोला। वो मुतजब्जब सी अपने बेड की तरफ बढ़ी और बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। ऐसे नहीं, लेट जाओ, फिर नींद आएगी तुम्हें। वो इसके करीब आ बैठा था। एक ही बिस्तर पर बैठकर वो खासे करीब आ गए थे। आमिर को इसके चेहरे पर खौफ के अलावा हल्की सी सुर्खी भी नजर आने लगी। वो चंद लम्हे बाद आहिस्तगी से बेड पे दराज हो गई। कंबल इसने सीने तक ओढ़ लिया था। तुम वैसे ही डर गई थी, कोई नहीं है यहाँ, अब सुकून से सो जाओ। वो इसका करीब बैठे बेटे नीम दरविज हो गया और अपना हाथ बढ़ाकर फरीहा के गाल को नरमी से छुआ, जिसका इसने कोई रद्द अमल नहीं दिया और लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर ले। फरीहा की कुर्बत इस पे असरअंदाज हो रही, दिल में हलचल सी होने लगी थी। ना जाने कब वो सो गई, मगर आमिर वहां से ना उठा, उसके पहलू में मौजूद रहा। इसके सभी चेहरे को निगाहों की आगोश में भरता रहा। रात होले होले सरकती रही, ना जाने कितने लम्हे बीत गए थे, वो कब की सो चुकी थी। वो इसकी सांसों की मध्यम आवाज को सुन पा रहा था और आमिर का दिल जैसे उछलकर हल्क में आया था। वो उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल आया और अपने कमरे में आकर इसने पानी के चंद छपिक्के अपने तपते हुए चेहरे पे डाले और सोने के लिए लेट गया। वो बहुत देर बाद सो पाया था। आमिर नाश्ते के बाद जल्द ही हसन के घर से निकल आया था। फरीहा से इसकी ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। वो रात को अपने डर जाने की वजह से शर्मिंदा सी थी। इसका रुख अपने प्लाट की तरफ था। वो इसे के मालिक से मिलने जा रहा था। इसने जेब से फोन निकालकर इसे कॉल मलाई। हेलो, कौन बोल रहा है? किसी खातून की आवाज आई थी। अंदाज में उजलत थी। उम्र का अंदाजा आमिर ने 35 साल लगाया था। जी, मेरा नाम आमिर दाऊद है। क्या ये असलम रहमानी प्रॉपर्टी डीलर का घर है? इसने कंफर्म करना चाहा। जी, ये उनका ही घर है, मगर वो इस वक्त घर पे नहीं है, खातून ने तेजी से कहा। आमिर को लगा वो कॉल काटने लगी है। कब तक घर आएंगे वो इसने जल्दी से पूछा। रात तक फोन करके पता कर जीगा, खातून ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो कॉल काटती, आमिर के कानों में किसी मर्द की दबी दबी आवाज आई थी, जो कहीं करीब ही मौजूद था। शायद असलम रहमानी घर पे था और किसी वजह से इससे बात नहीं करना चाहता था। आमिर ने फोन वापस जेब में रखकर चंद लम्हे सोचा और एक टैक्सी रोककर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। इसका घर दरमियाने साइज के एक बंगले में था। आमिर ने मेन गेट पर रुककर घंटी का बटन दबाया, लेकिन घंटी बजने की आवाज नहीं आई थी। शायद वो खराब थी। इसने बड़े से मेन गेट पे दस्तक दी और साइड पे खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया था। इसने फिर ज्यादा शिद्दत से दस्तक दी, मगर अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे अंदर कोई जीरू मौजूद ना हो। इसने दरवाजे पे हल्का सा दबाव डाला तो वो जरा सा खिल गया। इसने अंदर हाथ डालकर कुंडी गिरा दी और गेट खोल दिया। अंदर आकर इसने दरवाजा बंद किया और अर्ध गिर्द निगाह दौड़ाई। लान बेहद खूबसूरत था और बंगला छोटा मगर जदीद तराश खराश का था। वो लान को उबूर करता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। ड्राइंग रूम में कोई न था, मगर साथ के कमरे से दबी दबी आवाजें आ रही थी। वो मोहतात कदमों से इस जानिब बढ़ा। मैंने खुद दस्तक की आवाज सुनी है सुहेल, तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे? कोई दबी दबी सी निस्वानी आवाज आई थी। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, शायद गलत फहमी हुई है तुम्हें। जानमन यहाँ आओ, छोड़ो सब फिक्र और अंदेशे, अगर कोई बाहर हुआ भी तो चला जाएगा, मर्द ने भारी आवाज में कहा। औरत ने जवाब में कुछ कहना चाहा, मगर उसका जुमला आमिर को सुनाई ना दिया। आमिर ने मर्द का चेहरा देखा, जिसे इस जवान साल खुबरू औरत ने सुहेल कहकर पुकारा था। वो इसके लिए अजनबी था। इसका हाथ दरवाजे पे दस्तक के लिए उठा। आमिर इस दरवाजे के ऐन बाहर खड़ा था, जिसकी दूसरी तरफ खेल खेला जा रहा था, जिसका एक मंजर वो की एविल से देख चुका था। इसने दस्तक के लिए उठा हुआ अपना हाथ नीचे किया और दबे पैरों से चलता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ आया और बाहर की तरफ बढ़ा और लंबे कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका काम उसके शौहर से था। वो इससे अपने प्लाट की डायरेक्टरी लेने आया था, ना कि इसकी बीवी से। वो बाहर आया और टैक्सी पकड़कर वापस हसन के घर की तरफ रवाना हो गया। टैक्सी से उतरकर इसने किराया अदा किया और दरवाजे पे दस्तक दी।
दरवाज़ा फरीहा ने खोला था। इसे देखकर वो मुस्कुराई। इतनी जल्दी आ गए? मुझे लगा बहुत देर लगाएंगे आप। हाँ, जिस बंदे से मुझे काम था वो मौजूद नहीं था, शहजाद ने कहा और इसे नजर भर कर देखा। वो शायद शावर लेकर बाहर निकली थी। शफाफ चेहरा मेकअप से आरी होकर भी शादाब सा लग रहा था। घनीरे बालों में हल्की सी नमी जाग रही थी और पानी की कई आवारा बूंदें बालों से निकलकर मरमरी गर्दन पर सफर करती हुई कमीज में जज्ब हो रही थी। ओ मतलब काम नहीं हुआ? इसने सर हिलाया। चली कोई बात नहीं, कभी तो वो आएगा, वो बोली और अंदर की तरफ बढ़ी। वो इसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ा था। वो मोरनी के तरह दिलकश चाल चलती हुई जा रही थी। इस लम्हे इसे हसन की खुशकिस्मती पे रश्क आया। इतनी हुसैन बीवी इससे मिली थी। वो ड्राइंग रूम में आ बैठी। आमिर साथ ही बैठा था। मैं तो बूर हो गई सुबह से, वो बैठते हुए बोली थी। आमिर मुस्कुराया। बूर नहीं हुई होगी, तुम्हें अपना मियाँ याद आ रहा होगा, वो दबी सी मुस्कुराहट लिए बोला। जी नहीं, घर में अकेले रह रह के बूर हो रही थी मैं। क्या मतलब, तुम्हें शौहर नहीं याद आया? आमिर ने इसे छेड़ा। वो सुर्ख सी होकर खामोश हुई। वो बेहद खूबसूरत थी और सोफे पर बैठी टांग पे टांग चढ़ाए एक अदा से बैठी थी। तुम दोनों की शादी कैसे हुई? फरीहा सवाल आमिर के लबों पे मचला था। किसी की शादी? तुम्हारी और हसन की शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी? अरेंज थी। उनकी मामा मेरी मम्मी की दूर पड़े की रिश्तेदार है। उन्होंने मुझे किसी फैमिली फंक्शन में देखा था, फिर वो रिश्ता लेकर आ गईं और 2 माह के अंदर अंदर सब हो गया। मैं शादी करके यहाँ आ गई, वो बताती रही। आखिर में इसकी आवाज में उदासी सी घुल गई। आमिर चौंका था। शायद वो हसन के साथ शादी पे खुश ना थी, अब फिर इसे मिस कर रही थी, तभी उदास थी। आमिर ने सोचा, वैसे वो बहुत खुशकिस्मत है। आमिर ने कहा, पर मैं नहीं हूँ खुशकिस्मत। वो दबी आवाज में बड़बड़ाई थी, मगर आमिर ने सुन लिया। अलिफासी, क्यों? तुम क्यों नहीं हो खुशकिस्मत? वो इसके उदास चेहरे पे नजरें जमा के पूछने लगा। कुछ नहीं, वैसे ही कहा। वो फीका सा मुस्कुराई। लंच किया है अपने आने? वो मौजू बदलने की कोशिश कर रही थी। आमिर ने इसे तिरछी नजरों से देखा। बताओ क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? इसने ठहरी हुई मध्यम आवाज में पूछा। किया हो जाएगा, अगर मैं आपको बता भी दूं तो आप मेरी तकदीर बदल नहीं सकते। मैं कुछ देर आराम करूंगी। वो उठी और अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। आमिर उसके पीछे आया था। कमरे में आंख वो बेड के किनारे रुक कर मुड़ी। हो सकता है मैं कुछ कर लूं? आमिर ने इसके सामने खड़े होते हुए कहा। कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने नसीब की खराबी का तावान भरना है। वो नफी में सर हिलाते हुए बोली। तुम मुझे बताओ तो सही। वो इसके करीब हुआ और अपने हाथ उसके नाजुक कंधों पर रख दिए और उन्हें नरमी से दबाया। फरीहा ने कहा, मुझे सुना है थोड़ी देर। वो तो तुम नहीं बताओगी मुझे? वो जरा सा और करीब होते हुए बोला। तुम सो नहीं पाओगी, वो भारी सी इविज में बोला। क्यों? क्योंकि तुम डर जाती हो। याद है कल रात कैसे डर गई थी? हाँ, मुझे लगा कोई बाहर मौजूद है और खिड़की खोल रहा है, तभी डर गई। लेकिन इस वक्त नहीं डरती मैं। इस वक्त नहीं डरती, लेकिन रात के वक्त डर जाती हो। अजीब बात है, क्योंकि रात को अंधेरा होता है ना। अब मैं खाना बना लूं? अपने भी नहीं खाया, मैं भी भूखी हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगर रात को डर गई तो फिर मुझे आना पड़ेगा। किया? इसने कहा। बाहर जाती फरीहा रुकी और मुड़कर उसकी तरफ देखा। आंखों में अजीब सा खुमार नजर आया था। क्या पता, अगर मैं डर गई तो शायद आना ही पड़े। वो बेसाख्ता इसे बुलाने के लिए दावत दे बैठी थी। शायद वो यही चाहती थी। इसने अपनी बात मुकम्मल की तो आमिर ने इसे बगौर देखा। वो तेजी से बाहर निकल गई। आमिर ने लंच फरीहा के साथ किया। वो दोनों डाइनिंग रूम के वस्त में पड़े टेबल पर आमने सामने बैठे खाना खाते रहे और उधर उधर की बातें करते रहे। मुझे लंच के बाद अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है, फरीहा ने चाइनीज राइस का एक चम्मच नफासत से मुंह में डालते हुए कहा। आमिर ने सर उठा के इसे देखा था। किस सिलसिले में? इसने पूछा और पानी का गिलास उठाकर लबों से लगाया। इसकी शादी की बातें चल रही हैं आजकल, इसलिए मैंने सोचा इससे मिल आऊं। अच्छा, आमिर बोला। हाँ, मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, बहुत पकी वाली फ्रेंड। बहुत शरारतें करते थे हम साथ में। अच्छा वक्त गुजरा हमारा एक दूसरे के साथ। वो इसे बता रही थी। आमिर इसे देखकर रह गया। इस वक्त वो अपनी उम्र से काफी कम लग रही थी। चेहरे पे अजीब सी मासूमियत थी और गुजरे हुए सालों की खुशगवार यादों के साए थे। अच्छा चली जाओ तुम अपनी फ्रेंड के घर, तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो अगर बोलो तो मैं छोड़ आऊंगा।
खुद हसन कराची में था, मगर पोर्च में उसकी नए मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। वो फरीहा को इस पे ड्रॉप कर सकता था। उसकी ऑफर पर फरीहा चंद लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। आप अभी तो आए हैं थके हुए और अब फिर मेरे साथ रवाना हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ असलम रहमानी के घर तक गया था। मैं वो घर पे मौजूद नहीं था तो मैं वापस आ गया। मेरी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं लंच के बाद तैयार होंगी और फिर आप मुझे ड्रॉप कर देना, फरीहा ने कहा तो आमिर ने सर हिला दिया। लंच के बाद वो अपने कमरे में जा घिसी और आमिर अपने कमरे में आ गया। ना जाने कितनी देर यूं ही गुजरी थी कि दरवाजे पे मध्यम दस्तक हुई। चंद लम्हे बाद कमरा परफ्यूम की खुशबू से महक उठा। वो अंदर आई थी। आप अभी तक यहाँ लेटे हैं? मैं तो तैयार भी हो गई। वो दरवाजे से कुछ कदम अंदर आकर बोली थी। इसकी आवाज पर आमिर ने आंखें खोली थीं और लेटे लेटे इसे देखा था। वो नक्सक से तैयार हुई थी और हल्का सा मेकअप कर रखा था। यहाँ आकर वो अजीब सी कशमकश का शिकार हो गया था। वो इसके साथ एक ही छत तले रह रहा था जो उसके दोस्त की बीवी थी और बेहद खूबरू और नाजुक अंदाम थी। देखने वालों की नजरों की अपने सरापे से खीरा कुर्द थी। मर्द और जन के दरमियान पाए जाने वाली कुदरती कशिश इसे बुरी तरह मुतासिर कर रही थी। मुझे कौन सा मेकअप करना है? मैं तैयार हूँ जाने के लिए, बस 2 मिनट रुक जाओ, आमिर ने कहा और वॉशरूम में घुस के चेहरे पे पानी के चंद छपिक्के मारे और चेहरे को तौलिए से खुश्क करता हुआ बाहर आ गया। शीशे के सामने खड़े होकर इसने अपना मुआयना किया। वो हल्की नीली शर्ट और पैंट पहने हुए था, जिनके स्लीव्स इसने हसब आदत पीछे को मोड़ रखे थे। उन दोनों का लिबास मैच कर रहा था। ये भी एक इत्तेफाक था। इसने शीशे में उभरते अपने अक्स को देखा और बालों पे हल्का सा हाथ फेर कर मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। फरीहा पास खड़ी इसे दिलचस्पी से देख रही थी। चलिं, इसने फरीहा को देखते हुए कहा। मैं तो तैयार हूँ जी, चलिं। वो बाहर की तरफ बढ़ी। घर के तमाम दरवाजे बंद करके वो बाहर आए। फरीहा ने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चाबियां इसे थमाईं, जिसे थामते वक्त उसकी उंगलियां इसके हाथों से मिस हुई थीं। दोनों की आंखें इस लम्हे चार हुई। इसने गाड़ी स्टार्ट की तो फरीहा पीछे बैठने के बजाय इसके पहलू में आ बैठी। सीट बेल्ट पहन लो, इसने फरीहा से कहा। नहीं, ऐसे ही ठीक है, वो बोली तो आमिर चौंका। क्यों? मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है। अब ये क्या बात हुई भला? उन्होंने सीट बेल्ट लगाई है हमारी सेफ्टी के लिए और तुम कह रही हो कि मुझे सीट बेल्ट से उलझन होती है? वो अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए इससे मुखातिब हुआ। मुझे सच में उलझन होती ही, मैं खुद को बंधी हुई महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है मैंने अपने आप को रस्सी से बांध लिया है, वो बेबसी से बोली। लेकिन अगर मेरे साथ जाना है तो तुम्हें सीट बेल्ट तो लगानी पड़ेगी, वो इसे देखते हुए बोला। चुल्लू, मैं तुम्हारी सीट बेल्ट खुद ही लगा देता हूँ। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे जरा सा उसकी तरफ खिसका था। वो साकित बैठी रही। आमिर ने इसके कंधे के ऊपर हाथ बढ़ाकर सीट से लगी हुई बेल्ट थामी और इसे इसके सामने की तरफ ले जाकर बुक्कल में डालकर कसने लगा। उन लम्हों में वो इसके बिल्कुल करीब आ चुका था। फरीहा के वजूद से निकलने वाली महक इसकी सांसों में शामिल होकर जिस्म तक रसाई हासिल कर रही थी। आमिर ने लंबी सांस लेकर बेल्ट को जरा सा ढीला किया और अपनी सीट पर संभल कर बैठ गया और खुद को पुरसुकून करने लगा। इससे दूर रहना गुजरते वक्त के साथ मुश्किलतर होता जा रहा था। इसे हासिल करने की ख्वाहिश इस लम्हे शिद्दत से हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी तक में फुरेरी सी दौड़ गई। जब्त करते हुए इसने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर रोड पे आ गया। इसकी फ्रेंड का घर 10 मिनट की ड्राइव पे था। वो दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा। वो इसे रास्ता बताती जा रही थी। वो गाहे बगाहे कुन आंखों से इसे देख लेता था। इसने गाड़ी एक चौराहे पे रोकी थी। ट्रैफिक लाइट सुर्ख थी और इसे सब्ज होने में कुछ सेकंड लग जाने थे। वो इसके सब्ज होने का इंतजार कर रहा था। इस लम्हे इसके दाहिने तरफ एक गाड़ी आकर रुकी। इसने बेख्याली में इस गाड़ी की तरफ देखा और ड्राइविंग सीट पे बैठे शख्स को देखा। इस पे हैरतों के पहाड़ टूटे थे। गाड़ी हसन चला रहा था और इसे के पेलू में एक जवान साल लड़की स्टाइलिश लिबास में बैठी थी। इसके खिले बाल कंधों पे झूल रहे थे और धूप का चश्मा बालों में ओढ़सा हुआ था। आमिर को लगा वो उन बालों की एक झलक कहीं देख चुका है। वो उलझ गया। हसन इससे और फरीहा से झूठ बोलता रहा था। वो कराची नहीं गया था बल्कि शहर में ही एक लड़की के साथ घूम रहा था। इस हैरत और खिफी के साथ उलझन भी होने लगी।
इस लम्हे हसन ने भी अपनी गाड़ी पहचान ली और फ्रंट सीट पर आमिर को फरीहा के साथ बैठा हुआ देखकर बेहद चौंका हुआ नजर आने लगा। यूं जैसे वो फटाफट वहां से भाग जाना चाहता हो। फरीहा बेखबर सी खिड़की के बाहर देखती रही। इसे कुछ पता नहीं था कि इसका शौहर जो इससे कराची जाने का बोल के निकला था, इससे चंद ही मीटर दूर दूसरी गाड़ी में एक औरत के साथ मौजूद है। अगर इसे मालूम हो जाता तो वो क्या करती? आमिर सोचने लगा, शायद हंगामा कर देती या रोने लग जाती। कुछ भी कर सकती थी वो। आमिर ने खामोशी से होंठ भींच लिए। इशारा सब्ज हुआ तो हसन की गाड़ी तीर की तरह आगे बढ़ी और तेज रफ्तारी से ट्रैफिक के अजदहा में मुद्गम हो गई। वो थोड़ी देर बाद फरीहा के दोस्त के घर के सामने पहुंच आए थे। ये दरमियाने साइज का खूबसूरत सा घर था। आमिर ने कुशादा गिल्ली में गाड़ी रोक दी। अब भी आए ना अंदर? वो दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखते हुए बोली। नहीं, मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा। तुम जाओ और मुझे टाइम बता दो, फिर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। 4 बजे तक आ जाएं। अब वो कलाई पे बंधी नाजुक सी घड़ी को देखते हुए बोली तो आमिर ने तफहीमी अंदाज में सर हिला दिया। इसे इस लम्हे फरीहा से अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई थी। इसे वहीं उतार कर इसने गाड़ी वापस मोड़ी और बगली सड़क पर एक वीरान सी जगह लाकर रोक दी। यहाँ इक्का दुक्का ट्रैफिक मौजूद थी। पॉकेट से फोन निकाल कर इसने कॉल मलाई थी। मुझे पता था कुछ ही देर बाद तुम्हारी कॉल जरूर आएगी। हसन की आवाज सुनाई दी थी। जिस इत्मीनान से वो बोला था, आमिर सुलग उठा। क्यों इतने गर्म हो रहे हो यार? ऐसा क्या हो गया? हसन ने कहा तो आमिर तब गया कराची जाने का बोल के तुम यहाँ रंग रलियां मिना रहे हो और पूछते हो क्या हुआ? तुम भी तो मेरी बीवी के साथ रंग घूम रहे हो। हसन की आवाज सुनाई दी थी। एक लम्हे के लिए आमिर चुप सा हो गया। खैर, तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। हसन ने एक होटल का नाम लिया था। आमिर ने कॉल काट के फोन जेब में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो हसन से बगलगीर होते हुए बोला, वो एक 5 स्टार होटल की लॉबी में मौजूद थे। वो सीधा इसके बताए हुए पते पर इससे मिलने आन पहुंचा था। हसन ने मुस्कुराकर इसे बैठने का इशारा किया। आमिर उसके बिलमुकाबिल आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। क्या लोगे, चाय या कॉफी? हसन बोला तो आमिर ने इसे घूरा। तुम तो कराची में हो ना? हाँ यार, आज ही कराची से वापस आया हूँ। हसन ने सर झुकाकर मसनूई मिस्कीनी से कहा। इस झूठ पर आमिर का पारा चढ़ा था। बकवास बंद करो, तुम कराची गए ही नहीं, शुरू से यहाँ हो। और वो कौन थी तुम्हारी साथ? आमिर ने तुर्श लहजे में कहा। ठीक है, मैं कराची नहीं गया तो क्या हुआ? हसन भी तल्खी से बोला था। और वो जो कोई भी थी, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं। वो मेरा जाती मामला है, ठीक है? आमिर ने होंठ भींच लिए। तुम झूठ बोलते रहे हो मुझसे और अपनी बीवी से भी। शहर में रहकर उसकी आंखों में धूल झोंकते रहे हो। आमिर ने अफसोस से कहा। यार, क्या फजूल की बातें छेड़ रहे हो तुम? रहने दो ये सब, काफी पियो। हसन बोला। बैरा काफी के 2 मग रख कर गया था। मुझे बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। आमिर ने काफी का मग उठाकर घूंट भरा और आंखें इसकी आंखों में गाड़ दे। क्या बताऊं? पूछो। हसन अब की बार जरा से धीमे अंदाज में बोला था। कराची नहीं जाना था तो बहाना क्यों किया? मुझे कुछ पर्सनल काम था शहर में, इसलिए। और वो पर्सनल काम वही था जो तुम्हारी साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पे मौजूद था। आमिर तल्ख हुआ। यही समझ लो, इत्मीनान से बोला। कौन है वो? आमिर को इसके साथ फ्रंट सीट पे बैठी हुई वो लड़की याद आई। मेरी होने वाली बीवी है। आमिर को लगा इसे सुनने में गलती हुई है। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, मेरी होने वाली बीवी है वो। मैं जल्द ही इससे शादी कर रहा हूँ। और फरीहा का क्या होगा? मुझे क्या पता, अपने घर ही जाएगी। इसने बेहिस्सी से कंधे उचकाए। वैसे भी ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैं फरीदा को 3 साल से पसंद करता हूँ, जब से इसे देखा है। मगर मम्मी ने मेरी शादी फरीहा से करा दी और यूं वो मेरे गिले पड़ गई। मगर मैं ये जबरदस्ती का रिश्ता अब और नहीं निभा सकता। तो फरीदा से शादी कब करोगे? आमिर तासुफ से इसे देखते हुए बोला। वो अपने शौहर से तलाक लेगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? आमिर उसके इंकिशाफ पे हैरान रह गया था।